हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। एंड आई होप कि आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि इकोलॉजी का पार्ट है। एंड आई होप कि आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि यार टाइम बहुत कम है। अगर मैं मोटा मोटा तरीके से देखूं, केवल और केवल बेटा 30 दिन बचे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को बेटा वो वाली बात है कि आपको अब हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन अब आप लोगों को बेटा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप सभी को पता है यार, एक एक नंबर के लिए फाइट है। छोटे छोटे पॉइंट नंबर से भी रैंक डिसाइड होती है, कॉलेजेस डिसाइड होते हैं। तो जो भी पढ़ रहे हो बेटा, सोच समझ के पढ़ना, स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना। एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी है प्लीज आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि आप लोगों को ही पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। एंड आप लोग खुद को ही इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो यार, हमारे क्या चीजें गलत हो सकती है, मॉक टेस्ट में जो चीजें गलत हो रही है उनको कैसे हम लोग ठीक करें, है ना। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक बात आई होप कि सभी को पता होगी कि इस इकोलॉजी चैप्टर के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ रहा है सीयूटी के अंदर, तो इसको बेटा पढ़ना ना भूले। जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वेल एंड गुड है, एंड जो लोगों को चाहिए कि हाँ कि थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए और एक रेगुलरिटी बनी रहे, पंक्चुअलिटी बनी रहे, तो बेटा उसके लिए हमारा कोर्स चल ही रहा है, दैट इज जुनून 2.0 प्लस बेटा चल ही रहा है। एनरोल बेटा आप लोगों को कैसे करना है, देखो यार सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है, अड्डा की 24/7 आप वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको क्लास के 12 कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको बेटा बैच मिल जाएगा। केवल और केवल बेटा 3569 का है, और ये 3569 का बेटा आपको कैसे पड़ेगा, आपको यहाँ पे बेटा कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज ST20। तो बेटा आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बाय पुटिंग माय कोड दैट इज ST20, ठीक है। अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कम टाइम है और स्मार्ट स्टडी की ज्यादा अभी जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है ना, कि मतलब समय की जरूरत है यार, समय की डिमांड है कि आप लोग हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो। क्लास आई नो कि बोर्ड में भी आप लोग यही पढ़ के आए हो, बट अभी आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचना पड़ेगा। MCQ पेपर है ना, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऐड ऑन हुए, बहुत सारे टॉपिक्स आपके ऐड ऑन हुए। मॉक टेस्ट बेटा लगाते रहो, जो भी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग हफ्ते में एटलीस्ट फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो 2 से 3, और जैसे जैसे बेटा दिन पास आता जाए वैसे वैसे अपने मॉक टेस्ट का नंबर्स आप लोगों को इंक्रीज करते चलना है, ठीक है। तो बैक टू द चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर आप इस चैप्टर की बात करोगे, आप सभी को पता है कि इकोलॉजी का यूनिट है। इस चैप्टर के अंदर है बेटा हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे मिलकर एक पॉपुलेशन बना रही हैं, और इन दोनों के बीच में क्या लिंक्ड है। आप सभी को पता है कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, लेकिन मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन डिसाइड कर रहे हैं। चींटियां, एक गड्ढे के अंदर कितनी सारी चींटियां रहती हैं, वो उसकी पॉपुलेशन है, और चींटी अकेली क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है। तो उन दोनों के कैसे कैसे कॉम्पिटिशन है, कैसे कैसे इनके अंदर इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, कैसे कैसे ये आपस में इंटर डिसिप्लिनरी तरीके से एक दूसरे पे लिंक्ड है, वो सारी की सारी हम लोग आज इस पे देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार इकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। ये आप लोगों को पता है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इकोलॉजी क्या है बेटा, स्टडी है ऑफ इंट्रैक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं, जैसे कि पानी है, हवा है, मिट्टी है, और जितने भी लिविंग फैक्टर हैं, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, वो आपस में कैसे लिंक्ड है और कैसे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखा है। अगर आप लोग बेटा बात करोगे ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ इकोलॉजी, देखो आज की क्लास में बेटा हम लोग कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और चीज, जैसे जो जो क्वेश्चंस बीच में से बनते हैं वो भी मैंने आज आपको ऐड ऑन कर रखे हैं, जैसे क्या पूछे जाते हैं। बहुत सारे बेटा इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़े लेकिन इसके अंदर है। अभी मैं बता देता हूँ कौन सा टॉपिक है, दैट इज रिस्पॉन्स टू अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यह अभी तक आपने एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, लेकिन आपके सीयूटी के अंदर है, समझ रहे हो। चलो बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ इकोलॉजी। देखो बेटा अगर हम लोग एक लेवल की बात करेंगे कि कैसे कैसे लेवल से मिलकर हमारे इकोसिस्टम के अंदर चीजें बन रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी बेटा इकोसिस्टम की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम दैट इज ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पॉपुलेशन। और जब बेटा बहुत सारी पॉपुलेशन बन जाती है, जैसे कि अगर मैं किसी कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे जैसे बेटा वहाँ पे बहुत सारे इंसान रहते हैं, बहुत सारे इंसानों के घर है, तो वो क्या बन गई, मिलजुल के एक पॉपुलेशन बन गई। लेकिन हमारी कॉलोनी में बेटा इंसानों के अलावा और कौन रहते हैं, कुत्ते भी रहते हैं, बिल्ली भी रहते हैं, चिड़िया भी रहती है ना, बहुत सारी चीज रहती है। तो अलग अलग ग्रुप के पॉपुलेशन जब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कम्युनिटी। मिलकर बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज एक पॉपुलेशन बनाई, फिर पॉपुलेशन मिलकर क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। और जब बहुत सारी कम्युनिटी ऐसे बन जाती है, जैसे कि अगर मैं किसी सड़क की बात करूंगी, एक तरफ हमारी कॉलोनी है रेसकोर्स कॉलोनी, एक तरफ बेटा दूसरी कॉलोनी है, एक तरफ तीसरी कॉलोनी है, तो ऐसे कॉलोनी मिलकर क्या बना रही है, बायोम। और बायोम मिलकर क्या बना रही है, नाइक बना रही है। फिर नाइक से बेटा पूरा का पूरा क्या बन रहा है, बायोस्फीयर बन रहा है। ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ इकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ऑर्गेनिज्म है, देन पॉपुलेशन है, देन कम्युनिटी है, देन बायोम एंड देन नाइक एंड देन बायोस्फीयर। पॉपुलेशन आप लोगों को पता ही चल गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनीज, यानी कि जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं ताकि वो अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बढ़ा सके, वो क्या है बेटा, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, बायोम की बात करेंगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी एक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर क्या बन रहा है, कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटी से मिलकर क्या बन रही है, बायोम बन रही है। बायोम बेटा अलग अलग है, जैसे कि एक बायोम हो गया डेजर्ट, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, यहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग है, एक जैसे से है कुछ ना कुछ। ठीक है, ग्रासलैंड के अलग है, कॉनिफेर फॉरेस्ट के अलग है, आर्टिक एल्पाइन टूंड्रा के अलग है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि इन सारी के सारी इकोसिस्टम्स के अंदर सबकी अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन है, सबके अंदर अपनी अलग ह्यूमिडिटी मेंटेन है, सबके अंदर बेटा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जब सारे मिलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायोम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिटी दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोमिनेंट वेजिटेशन, एक डोमिनेंट वेजिटेशन, एक पर्टिकुलर काइंड का वेजिटेशन है। अगर आप लोग बेटा जैसे हिमालय में चले जाओ, वहाँ पे ठंडी पड़ेगी है ना, बर्फ भी पड़ती है। अगर आप लोग बेटा राजस्थान के अंदर चले जाओ, वहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है, एकदम सूखा, पानी की कमी। तो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि मिलकर ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम क्या बनाते हैं बेटा, बायोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बायोम बना रहे हैं। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे, सिंपल सा है, बायोटिक के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। इसके अंदर बेटा सब इंक्लूड होते हैं, सब के सब। ठीक है, जैसे कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, सारे बेटा ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, एवरीवन, एवरी बीइंग, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, सारे बेटा ट्रीज आ जाएंगे। ट्रीज में बेटा सब, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एवरीथिंग। ठीक है, वायरसेस आ जाएंगे, सब कुछ। ये सब कुछ बेटा किसके अंदर इंक्लूड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जिनके अंदर कोई जान ही नहीं है, लेकिन बेटा इन अगर ये अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है तो ये भी बेटा नहीं रहने वाले है ना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। क्लियर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम समझ में आ गया। बायोटिक एंड अबायोटिक का मिलजुल कर आपस में इंटरलिंक्ड सिस्टम है, जो एक दूसरे के बिना बेटा क्या है, अधूरी है, एक दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखो बात करते हैं बेटा ये रिस्पॉन्सेज क्या है अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके जैसे जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज होते जाते हैं वो अपने आप को वैसे वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी देखो गर्मी आ रही है, जब बेटा गर्मी आ रही है तो हम लोग अपने कमरों में क्या एसी ऑन कर लेते हैं ताकि हम लोग ठंडे रह सके, है ना, हमारे कमरे का टेम्परेचर कम हो सके। जैसे ही बेटा गर्मी आती है हम लोग रजाई, कंबल सब कुछ निकालने लग जाते हैं ताकि बेटा हम लोग अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाए, उनके अनुकूल अपने आप को ढाल पाए। तो बेटा ऐसे ही बहुत सारे रिस्पॉन्स प्रोसेस हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेव करते हैं उनके एनवायरमेंटल फैक्टर से। अभी जैसे आपको पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ठंड आ जाती है बेटा दुबक जाते हैं। अभी छिपकली आपको ठंडों में देखने के लिए मिली नहीं, मिली ना, क्योंकि वो दुबक गई, वो नहीं आएगी बाहर। ऐसे बेटा ये बहुत सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जिससे लिविंग बीइंग अपने आप को सेफ रखते हैं, कोई प्रोसेसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स वो प्रोसेस बेटा क्या है, जैसे कि अपने आप को सस्पेंड कर देती है, हाइबरनेशन में डाल देती हैं, एस्टिवेशन में डाल देती हैं, डायपॉज में डाल देती हैं। समझने की बेटा एक बार कोशिश करेंगे। एक तो बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी इस पे आएंगे, एक तो बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बेटा क्या करते हैं, कन्फर्मर्स,
वाइडली बेटा यही ऑर्गेनिजम्स होते हैं कन्फर्मर्स। अगर आप लोग बेटा कन्फर्मर्स एनिमल्स की बात करोगे, ये वो एनिमल्स हैं जो अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं ज्यादा, जो बेटा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। अगर बेटा जरा सा भी टेम्परेचर में चेंज होता है, कोई भी इनके एनवायरनमेंट या इनके आसपास में चेंज होता है, तो ये अपने आप को नहीं चेंज कर पाते, दैट इज कन्फर्मर्स। कन्फर्म है, इनसे बोल दो भाई ठंडा आ गई एसी लगा लो अपने कमरों के अंदर, नहीं लगाएंगे, ये बेटा मर जाएंगे, लगाएंगे नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे। दूसरे होते हैं बेटा रेगुलेटर्स, ये थोड़ा बहुत बेटा रेगुलेट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, थोड़े थोड़े से रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर गर्मी आई तो पंखा चला लिया, एसी नहीं लगवाएंगे, पंखा चला लिया, थोड़े थोड़े से रेगुलेट करते हैं, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं एकदम ही एक्सट्रीम कंडीशन पे झेल जाएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर्स जो कि बेटा पार्शियली रेगुलेट करते हैं। चौथा है बेटा माइग्रेट, जो कि बेटा क्या करते हैं, अगर सोचो अगर हम लोग गर्मी में रहते हैं तो हम लोग क्या ठंड में घूमने चले जाते हैं बाहर, तो ऐसे बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेटा जैसे गर्मी आई ठंड आई तो वो दूसरे अपना टेम्परेचर ढूंढने के लिए दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ये सारे के सारे बेटा इसमें प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझोगे कि हाइबरनेशन क्या होता है, जैसे कि पोलर बियर की अगर आप लोग बात करोगे, किसकी, पोलर बियर की, अगर आप लोग बेटा पोलर बियर की बात करोगे तो आप सभी को पता है बेटा कि ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, इसको मैं बेटा विंटर स्लीप भी बोल सकती हूँ, यानी कि ठंडों को झेल नहीं पाते हैं। क्या बेटा, ठंडों को झेल नहीं पाते हैं, तो ये बेटा ठंडों में सो जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। छिपकली हो गई, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, ये बेटा क्या हो गए, पोलर बियर्स तो नहीं, सॉरी पोलर बियर्स बेटा इसका एग्जांपल है, लेकिन आप लोग विंटर स्लीप को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे विंटर स्लीप को, जो कि विंटर से बचने के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं अपनी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठंडों के टाइम पे ना ही वो बेटा रिप्रोडक्शन करेंगे, ना ही ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगे, केवल और केवल बेटा शांति से रहते रहेंगे और वेट करेंगे कब गर्मी आए। इसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप, कि बेटा गर्मियों से कैसे बचा जाए, समर में बेटा सो जाते हैं, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम कर देते हैं, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। डायपॉज यानी कि दोनों वाली स्लीप, विंटर में भी चले जाएंगे सोने के लिए और समर में भी, यानी कि इन बोथ कंडीशंस, यानी कि विंटर में भी सोने के लिए चले जाएंगे और समर में भी सोने के लिए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अडेप्टेशन में, देखो क्या क्या आ रहा है। कुछ लोग बेटा क्या कर लेते हैं, अडेप्टेशन कर लेते हैं, जैसे कि कंगारू रैट अपने अंदर कोई ना कोई अडेप्टेशन कर ली, कंगारू रैट ने अडेप्टेशन कर ली। ज़ेरोफाइटिक डेजर्ट प्लांट्स के अंदर आप लोग क्या देखोगे, कांटे निकल आते हैं, कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं, ये क्या उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन कर ली ताकि वो अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट बेटा मैमल्स के अंदर आप लोग देखोगे एलेंस रूल्स बेटा क्या बोलता है, देखो मैं आज बहुत समराइज में बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, एंड आई नो कि ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है फॉर अ काइंड ऑफ रिवीजन, फॉर अ सेक ऑफ कि आप सब सारी चीजें समझ पाए, इसलिए बेटा कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं बनता यार मैं चैप्टर आपको 3 घंटे पढ़ाऊँ, 4 घंटे पढ़ाऊँ, आई नो यू, बता आप सबको पता है 30 दिन बचे हुए है ना, मॉक टेस्ट लगाने हैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो बेटा स्मार्ट स्टडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा जाए। मैमल्स की बेटा बात करोगे, मैमल्स के अंदर कौन सा रूल है बेटा, एलेंस रूल्स है। एलेंस रूल्स के अंदर बेटा क्या है, इन्होंने ये बोला था कि जितने भी ठंडे रीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी ठंडे रीजन्स हैं वहां पे बेटा जैसे कि हाथ जैसे कि ईयर्स हो गए, लिम्स हो गए, वो बेटा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द फुल बॉडी, यानी कि शरीर के अनुसार अगर हम देखेंगे रेशो देखें और उनके लिम्स का ईयर्स का रेशो देखें तो वो छोटा होता है। आपने पोलर बियर देखा ना, इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता है, लेकिन छोटे छोटे से कान होते हैं। तो ये एलेंस रूल है, ये बोलता है कि इनके छोटे छोटे से हाथ पैर या इनके कान इतने छोटे इसलिए होते हैं ताकि ये लॉस ऑफ हीट इनकी बॉडी में कम से कम हो, क्योंकि ठंडों में ना अपनी हीट बचा के रखनी है, लॉस ऑफ हीट बेटा कम से कम हो, इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, एलेंस रूल्स। हाई एल्टीट्यूड एनिमल्स के अंदर आप लोग देखोगे कि आरबीसी ज्यादा होती हैं, जिससे कि उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती रहे, ये भी क्या एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट बेटा डेजर्ट लिजार्ड बेटा क्या किस में चली जाती है,
किस में चली जाती है? अभी मैंने बताया डेजर्ट जो लिजार्ड है बेटा, वो बेटा किस में? समर स्लीप में चली जाती है, एस्टिवेशन के अंदर चली जाती है। किसके अंदर? एस्टिवेशन। और आप लोग देखोगे एक और चीज की ये बेटा क्या मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर, रेगिस्तान के अंदर घुसी चली जाती है। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स के अंदर देखोगे जितने भी वाटर वाले प्लांट्स हैं, अगर आपने देखा हो कि उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर बेटा क्या होती है? म्यूसिलेजस की कवरिंग होती है। किसकी? म्यूसिलेजस, म्यूसिलेजस की कवरिंग होती है। इस कवरिंग से बेटा क्या होता है, ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं खराब नहीं होते, ये खराब नहीं होते, वरना आप नॉर्मल किसी पॉलन ग्रेन को पानी में डाल दो खराब हो जाएगा। ये वाले खराब नहीं होते। क्या है बेटा? ये टाइप का अडेप्टेशन ही है। ये सारी के सारे बेटा कुछ अडेप्टेशन है जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, सर्वाइव कर ले। एंड बेटा वही ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी आ जाती है। नेक्स्ट इज नाइक। क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वहीं की वहीं आपको लिख रही हूँ। जो चीजों को बेटा आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है बेटा। नाइक क्या होता है? इट इज नॉट अ प्लेस बट द कॉन्सेप्चुअल वॉल्यूम विद न्यूमरस डायमेंशन, example temperature, humidity etc. It represents the range of a condition that is can tolerate the resources it utilizes role in the ecosystem. देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा नाइक क्या है। अगर बेटा सोचो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अगर आपने मास्टर्स कर ली, तो आप लोग बेटा एक बढ़िया सा अपना क्या बनाते हो? रिज्यूमे बनाते हो। रिज्यूमे को और क्या बोलते हैं? रिज्यूमे को बेटा और क्या बोलते हैं? सीवी, सीवी भी बोलते हैं। आप लोग बढ़िया से बेटा अपना एक सीवी बनाते हो जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं कि आपकी हैबिट्स क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन से ईयर में आपने अपनी 10th करी है, कौन से ईयर में आपने अपनी 12th करी है, कितना आपको वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है बेटा? रेज्यूमे और सीवी। लेकिन इकोसिस्टम के अंदर बेटा अगर हम किसी स्पीसीज के बारे में जान रहे हैं कि वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है, कितने एरिया में रहती है, कौन कौन सी और उसकी स्पीसीज है, उसका हमारे इकोसिस्टम के अंदर रोल क्या क्या है, यानी कि ओवरऑल डेटा सारे का सारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटा क्या डेटा जो कि हम लोग इकोसिस्टम के अंदर देख रहे हैं वो क्या है? नाइक है। इसमें बेटा एग्जांपल देखो क्या बोल रखा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस कंडीशन को टॉलरेट कर पाती है, उसकी रिसोर्सेज क्या है और उसका रोल क्या है इकोसिस्टम के अंदर। मतलब सारी की सारी, आप मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग रिज्यूमे बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं कि इकोसिस्टम में उसका काम क्या है, वो क्या है बेटा? नाइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को समझना पड़ेगा, मानो ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर बेटा चिड़िया है। इस चिड़िया के बारे में बेटा अगर हम लोग सब कुछ जाने कि ये क्या खाती है, दिन में कितना खाती है, कौन से टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, अगर ये नहीं रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी, अगर ये उसकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या क्या चीजें इकोसिस्टम के अंदर होंगी। ये सब बेटा किसी भी स्पीसीज की क्या है? नाइक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका रिज्यूमे, सीवी। रिज्यूमे और सीवी से याद रखना है नाइक। क्लियर? नेक्स्ट चीज बायोस्फीयर एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोस्फीयर एनवायरनमेंट की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे, इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ और लाइफ फॉर्म्स एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ एक्सट्रैक्शन कंडीशन बायोटिक प्लस अबायोटिक व्हिच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बेटा अब आप लोगों को आई होप ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, बायोम क्या है, नाइक क्या है एंड बायोस्फीयर क्या है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं से भी बीच में से कुछ भी पूछ लेगा। मानो आपको टेबल बना के दे दी, ऑर्गेनिज्म लिखा है, पॉपुलेशन नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, कम्युनिटी, बायोम, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चंस बेटा कैसे भी दे सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, कि कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं जो बेटा पूछे गए हैं, यानी कि मैं आपको इसको सब्जेक्टिव वे में बता रही हूँ। रीजंस फॉर चेंज इन सीजन्स। बेटा सीजन के अंदर चेंजेस क्यों होते हैं, इतना सब कुछ हम लोग विंटर समर क्यों देखते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन हो रही है अर्थ, एंड बेटा क्या हो रही है, ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ सन ऑन इट्स एक्सिस, तभी तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट्स है। सेकंड, डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, बेटा इतने सारे बायोम्स हैं वो क्यों फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारे अर्थ पर कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कहीं पे कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हो रही है एनुअल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, और बारिश कितनी होती है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन बेटा, कैसे भी ये एमसीक्यू में भी बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कुछ बायोटिक या फिर केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर असर डालते हैं। आपको एक बार बस इनको गो थ्रू होना है। टेम्परेचर बेटा,
ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। टेम्परेचर, वो ऑर्गेनिजम्स जो बेटा बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा, मानो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक रह लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी टॉलरेट कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूरोथर्मल। बेटा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, यूरोथर्मल, जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग खुद ठंड में भी टॉलरेट कर लेते हैं, गर्मी में भी टॉलरेट कर लेते हैं। सेकेंड बेटा कौन है, स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल यानी कि बहुत ज्यादा नैरो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेंगे 20 से लेके 25 डिग्री तक, जैसे ही बेटा इससे कम हुआ 20 से या फिर 25 से ज्यादा हुआ, वो कोई ना कोई सस्पेंडेड फॉर्म अपना लेंगे, या तो समर स्लीप में चले जाएंगे, या फिर विंटर स्लीप में चलेंगे, या फिर डायपॉज में चलेंगे, छिपकली हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, स्टेनोथर्मल हो गए, सारी की सारी फिशेज हो गई। यार फिशेज को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैलिनिटी चाहिए होती है, समुद्री फिश अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर बेटा दो टाइप का, एक है यूरोहेलाइन एंड दूसरे होते हैं बेटा कौन सा, स्टेनोहेलाइन। यूरोहेलाइन यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि वो फिशेस जो कि बहुत ज्यादा सैलिनिटी अगर पानी में हुआ तो भी सर्वाइव कर जाएंगी, कम नमक मतलब पानी और कम खारा हुआ तो भी सर्वाइव कर जाएंगी, ज्यादा खारा है तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, देन दे आर नोन एज यूरोहेलाइन। एंड नेक्स्ट इज स्टेनोहेलाइन, जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को सर्वाइव करेंगे, ठीक है। लाइट क्या है बेटा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस भी होता है। ये कुछ बेटा अबायोटिक फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सारी टर्म्स है, क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड। अभी जो मैंने आपको बताया रिस्पॉन्ड टू अबायोटिक कंपोनेंट्स, उन्हीं को बेटा एक बार देखेंगे, समझा मैं चुकी हूँ, एक बार बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेगुलेटर बेटा कौन होते हैं, रेगुलेटर्स बेटा वो होते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन बाय कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाय प्रोसेस स्वेटिंग, शिवरिंग एक्सेट्रा और बर्ड्स, मैमल, फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि रेगुलेटर्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि रेगुलेट कर लेंगे, ठंड आए तो एसी लगा लेंगे, और गर्मी आई तो एसी लगा लेंगे, ठंड आई तो रजाई कंबल के अंदर घुस जाएंगे। वो कौन है बेटा, रेगुलेटर। रेगुलेटर उनके हाथ में, कभी भी 4 पे कर लिया, कभी भी 3 पे कर लिया। कैसे करेंगे, जैसे कि अगर गर्मी है तो हमारे अंदर स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों होती है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन रहे। नेक्स्ट इज शिवरिंग, हम लोग कब कपाते हैं, कब कपाते हैं, जब हमें ठंड लगती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सके। किसके अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, मैमल्स के अंदर है, एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर है। सेकेंड है बेटा कौन सा, कन्फर्मर्स। बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि बेटा हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा, जैसे का उसका आसपास का टेम्परेचर होगा। ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, चेंज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां से बेटा जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको वही बता रही हूँ। श्रूज एंड ह्यूमन बर्ड्स आर रेयर इन पोलर रीजन्स, व्हाई, ठीक है। यानी कि पूछा है जो श्रूज होते हैं, मैं श्रूज के बारे में एक चीज और बता दूं। श्रूज बेटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो कि फर्स्ट मैमल लाइक हैं, जो कि सबसे पहली बार मैमल जैसे दिखते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट मैमल लाइक एनिमल्स, श्रूज, ठीक है। तो उसने पूछा है जो श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स हैं रेयर इन पोलर रीजन्स, व्हाई। बेटा श्रूज छोटे से होते हैं, पोलर एंड हमिंग बर्ड्स भी आप लोगों को पता है छोटी सी होती हैं, क्यूट सी होती है, लेकिन वो आपको पोलर रीजन्स में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। क्यों बेटा, अभी मैंने आपको बताया था एलिन्स रूल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, अभी मैंने आप सभी को बताया एलिन्स रूल। एलिन्स रूल्स के बारे में अगर आप लोग देखोगे, मैंने यही बताया था कि पोलर एरियाज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिम्स का साइज, उनके ईयर का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम, ताकि वो हीट लॉस कम से कम कर सके। हैव लार्जर सरफेस एरिया इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम, सो दे लूज हीट वेरी फास्ट, देयरफॉर दे आर वेरी रेयर इन पोलर regions, clear, according to the Allen's rule. नेक्स्ट इज माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट यानी कि बेटा जैसे गर्मी आती है, हम लोग कहाँ घूमने चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं बेटा हिमालय के अंदर, शिमला के अंदर, उत्तराखंड, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसी जगह पर ठंडी जगह घूमने चले जाते हैं। जब ठंड आती है तो हम थोड़ा सा गर्मी वाली जगह यानी कि साउथ इंडिया की साइड घूमने चले जाते हैं। यही है माइग्रेट, यानी कि माइग्रेट करना, टेम्पररी मूवमेंट है ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल स्ट्रेस्ड हैबिटेट टू फेवरेबल नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स। हम मोस्टली कौन करते हैं बेटा, माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, ताकि वो अपने बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सके और फेवरेबल कंडीशंस में आ जाए, ठीक है।
सस्पेंड बेटा मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी की सारी सस्पेंड मतलब क्या होता है कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना। किसको बेटा? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना, दैट इज नोन एज सस्पेंड, दैट इज नोन एज सस्पेंड। For example, suspend their metabolic activities during stress, resume in unfavorable condition. Example बेटा estivation है जो कि हम लोग समर में करते हैं। Example snail, स्नेल बेटा समर में स्लीप, सोने चली जाती है, बोलती है मैं ठंडों में उठूंगी, हो गया जो होना है। डायपॉज की बात करेंगे, सस्पेंड हो जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ जू प्लांक्टॉन्स, यानी कि क्या दोनों करते हैं, समर में भी सोने चले जाते थे, विंटर में भी थोड़ा टाइम के लिए उठ जाते हैं, बस दोनों के अंदर। ठीक है, थिक वॉल स्पोर इन सम लोअर प्लांट्स भी बन जाती है। कुछ बेटा एक्टिविटीज हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स करती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एडेप्टेशन, any change in the structure of functioning of offspring of a population that makes it better suited to environment as known as adaptation। बेटा कोई भी चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल बेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बेटा, इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं, सब के अंदर मैंने जो अभी आपको बताया उसी का मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, इनमें बेटा एग्जांपल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल्स नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल ही, मतलब रिस्क ही नहीं लेना है चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स छोड़ने का। फॉर एग्जांपल कंगारू रेड बेटा नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, डेजर्ट के अंदर। इसके अंदर बेटा वाटर अपने अंदर ही वो ले लेता है, वाटर कैसे अपना ही फैट को ऑक्सीडेशन कर देता है और पानी अपने आप खुद बना लेता है। कॉन्सेंट्रेट यूनिट, बार बार बेटा यूरिन करने भी नहीं जाता ताकि उसका क्या वाटर लॉस कम से कम हो। ठीक है, क्या है बेटा सारे के सारे अडेप्टेशन है। डेजर्ट प्लांट्स की बात करोगे, वही बताया कि ये तो मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक दबे रहते हैं, इनके पास बेटा स्टोमेटा भी अंदर धसा हुआ होता है ताकि ज्यादा पानी ना हो जाए, ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो जाए। कैम पाथवे होता है, इट एनेबल्स द स्टोमेटा टू क्लोज इन डे व्हाइल इट ओपन्स इन नाइट, जिससे कि बेटा इनके जो जितने दिन के जितने भी स्टोमेटा है वो बंद रहते हैं ताकि बेटा पानी कम से कम उड़े ना। इतना तेज धूप होता है यार, 50 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा। लीव्स बेटा स्पाइन पतली पतली बेटा किसके, कांटों के अंदर कन्वर्टेड है ताकि सरफेस एरिया कम हो, हीट कम लॉस हो, हीट ज्यादा ना पड़े। थिक क्यूटिकल, ऊपर बेटा क्या मोटी क्यूटिकल्स होती है। एलन रूल बेटा मैंने बता दिया, एलन रूल के अकॉर्डिंग शॉर्टर ईयर एंड लिम्स हेल्प इन मिनिमाइजिंग हीट लॉस। फॉर एग्जाम्पल लेयर ऑफ फैट बबर ब्लो स्किन इन पोलर बियर और सील्स, यानी कि बेटा आपने सील देखी है इतनी मोटी, उसके अंदर क्या होती है फैट की लेयर होती है ताकि वो ठंड से बच सके। किसकी तरह काम करती है बेटा, ब्लबर की तरह, यानी कि ब्लैंकेट की तरह। कैसे, किसके अंदर है, पोलर बियर एंड सील्स के अंदर है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एनिमल्स के अंदर बेटा मैंने आपको बताया आरबीसीज का अमाउंट ज्यादा है, ब्रीथिंग रेट उनका ज्यादा है और बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन उनकी कम है। समझ में आ रही है बात। डेजर्ट लिजार्ड की बात करोगे बेटा, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम सन व्हेन टेम्परेचर लोअर्स, डेजर्ट लिजार्ड के अंदर बेटा क्या क्या है, मूव इनटू शेड व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, और जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ता है छांव के अंदर चली जाती है। हाइड्राफाइट प्लांट्स, वही मैंने आपको बताया जो पानी वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, वैक्स की उनके ऊपर कोटिंग होती है, उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर बेटा म्यूसिलेजस की कवरिंग होती है। रूट्स आर एब्सेंट, बेटा रूट्स उसके अंदर होती ही नहीं है। हेलोफिटिक प्लांट्स बेटा उनके अंदर क्या होते हैं, निमैटोफोर्स होते हैं। निमैटोफोर्स यानी कि पेड़ से ऊपर की तरफ बेटा उनकी रूट्स निकलती हैं। विविपेरी, सीड जर्मिनेट्स व्हाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, एग्जांपल राइजोपोरा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ये आप लोग पढ़ ही चुके हो एनसीईआरटी के अंदर। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर्स को नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटेलिटी क्या है बेटा, बर्थ रेट है। मोर्टेलिटी क्या है बेटा, डेथ रेट है। डेंसिटी किसी भी पॉपुलेशन की यानी कि एरिया में, यानी कि मैं मान लूं कि 1 मीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है वो क्या है बेटा, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। नेटेलिटी बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यानी कि पॉपुलेशन को क्या बढ़ाती है, प्लस करती है। मोर्टेलिटी बेटा डेथ रेट पॉपुलेशन को क्या घटाती है। ठीक है, डेंसिटी तो डिपेंड करता है कि कितने मीटर में हम लोग देख रहे हैं। अगर पर मीटर डेंसिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और पर मीटर डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन घटेगी, सीधी सी साफ सी बात है। ठीक है, सेक्स रेशो यानी कि किसी भी एरिया के अंदर फीमेल एंड मेल का कितना सेक्स रेशो है। क्लियर है बात, एक सेकेंड रुको।
इतनी बात बेटा सभी को क्लियर है? ये सब आई नो कि पढ़ रखा है आप लोगों ने कितनी बार, लेकिन रिवीजन करना तो जरूरी है ना। बेटा अब आप इसकी बात करोगे तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बेटा इसके ऊपर आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल से नहीं डरना है आप लोगों को। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बेटा मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे कि इस वाले फॉर्मूला में बेटा कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। ये फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटा लगता है कि यार हम लोग खुद पढ़ सकते हैं, बस हमें मॉक टेस्ट मैम दे दो, बाकी हम लोग आपसे वाईटी पे पढ़ लेंगे, तो बेटा आप लोग यहाँ से मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। मुझे याद आ गया, बहुत बच्चे बेटा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो आप लोगों को बेटा कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को अड्डा पे जाना है। अड्डा पे जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद बेटा आपको K-12 वाली कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 और बेटा यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2379 की, ठीक है। कोड बेटा आपको वही यूज करना है ST20। यहाँ पे बेटा आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश भी मिलेगा, जीटी का भी मिलेगा, डोमेन सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा, ठीक है। और आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी आपके घर पे बेटा, सारी की सारी प्रिंटेड बुक्स भी आएंगी, ठीक है। 80 OMR शीट मिलेगी, जो बच्चा ऑफलाइन पेपर दे रहा है उसको आइडिया हो जाएगा कि कैसे भरना है। और ऑनलाइन बेटा 120 ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब इतने तो कर लो यार, फिर तो कौन ही सिलेक्शन होने से रोकेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको बेटा इसमें कोड क्या लगाना है, ST20, ठीक है। और कम हो जाएगा बेटा, देखो 2323 का हो जाएगा, 2323 का हो जाएगा। तो बेटा अगर आप लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट मॉक्स तो लगा लेना, मॉक्स मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट यार। आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको बेटा अगर मैं बायो की बात करूं तो आपको 50 क्वेश्चन में से केवल 40 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको बेटा टेक्निक आनी चाहिए, किस पे आपको स्किप मारना है, किस पे नहीं मारना, किस पे आप लोग तुक्का लगा सकते हो, किस पे नहीं लगा सकते, वो बेटा आप लोग करके ही सीखोगे, ठीक है। चलो, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करोगे, डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडिएशन एंड वेदर। बेटा अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हो रही है तो डिपेंड करता है। अब जैसे दिल्ली के अंदर बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है ना, लोग आ रहे हैं यहाँ पे नौकरी करने, पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ बेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम किसी भी जगह की बेटा पॉपुलेशन देखेंगे, फ्लक्चुएट होकर देखेंगे, तो कौन से फैक्टर से हो रही है, पहली हो रही है बेटा नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। नेटिलिटी यानी कि क्या, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। मोर्टेलिटी यानी कि कितने लोग किसी भी जगह पर मर रहे हैं, उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, डेथ रेट। इमाइग्रेशन यानी कि दिल्ली के अंदर रहने कौन कौन आया, वो क्या है बेटा, इमाइग्रेशन है, आई, ये प्लस है। और बेटा छोड़कर कौन गया, दिल्ली से परेशान हो गए, इतना पॉपुलेटेड है, इतना ज्यादा यहाँ का पोल्यूशन है, चल छोड़ो, अपना शांति से रहेंगे, ठीक है, तो छोड़ के चले गए, तो इमाइग्रेशन हो गया। फॉर्मूला क्या है बेटा, NT+1। अगर हमें किसी भी टाइम का पॉपुलेशन निकालना है वो है NT, तो हमें NT क्या है, उस टाइम पे उस जगह का पहले पॉपुलेशन कितना है, पहले भी तो वहां पे 100-200 तो लोग रहते ही होंगे, फिर ये प्लस वाले बेटा प्लस कर दो, जैसे कि B+I, ठीक है, और फिर बेटा माइनस कर दो D+E को, देन आपको बेटा क्या पॉपुलेशन उस टाइम की निकाल पाओगे कि उस टाइम कितनी पॉपुलेशन रही है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं किसकी, ग्रोथ मॉडल्स की। ग्रोथ मॉडल्स बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, दो आपके इसके अंदर चैप्टर के अंदर ग्रोथ मॉडल्स हैं, ठीक है। एक वो ग्रोथ मॉडल है जिसके अंदर सारी की सारी रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे रखी है, अनलिमिटेड। और वो दूसरा ग्रोथ मॉडल्स है जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। यानी कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन किसी भी जगह की बेटा कैसे बढ़ रही है। जहां पर मानो कोई जगह है, अभी आप लोग देखो बेटा, अगर आप लोगों के पास बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, सबके मतलब आराम से आप लोग 12th के बाद MBBS में सीधा एडमिशन ले लेते हैं, तो बेटा आपको ये कंपटीशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने सारे होते हैं, हमारे पास कॉलेजेस इतने सारे होते हैं, हमारे पास सीट्स इतनी सारी होती है ना। लेकिन बेटा ये रियलिस्टिक कंडीशन है क्या,
सीट तो बस कुछ ही है, कुछ बेटा कुछ बच्चे ही बैठेंगे। रियलिस्टिक कंडीशन क्या है, 5-6 कॉलेज हैं, हर कॉलेज में बेटा अच्छे कॉलेज के अंदर कितनी सीट है, 50-60 ऐसी सीट है। तो बेटा मारा मारी तो है, कंपटीशन तो फाइट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बेटा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप सभी को भी पता है बेटा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बेटा वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ चुकी है। फाइट तो देना पड़ेगा, इंडिया में पैदा हुए तो देना तो पड़ेगा। वो बात अलग थी यार, तुम लोग यूरोपियन कंट्रीज में पैदा होते तो अलग अलग सिस्टम होता है यार। इंडिया में तो बेटा हर चीज़ के लिए फाइट है। पहले स्कूल में फाइट करो, फिर कंपटीशन में फाइट करो, फिर नौकरी में फाइट करो, फाइट ही फाइट माननी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ग्रोथ देखेंगे कि ग्रोथ मॉडल्स क्या है, कि किसी भी जगह में पॉपुलेशन की कैसे ग्रोथ होती है। तो 2 मॉडल्स दे रखे हैं। पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है। अनलिमिटेड ग्रोथ बेटा कहाँ पे होगी, जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, स्पेस बहुत ज्यादा है, खाने को बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा फेवरेबल है, सब कुछ फेवरेबल है, ठीक है। यानी कि द अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी किसकी, रिसोर्सेज की। इसका बेटा अगर आप लोग ग्राफ देखोगे, ये बेटा ग्राफ है, आप लोग देख रहे हो कैसा ग्राफ है बेटा, जे शेप्ड का इसके अंदर ग्राफ है, जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल। आप लोग देख पा रहे हो, ये यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ है विद टाइम, देख रहे हो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सीधा बेटा ऊपर बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, अनलिमिटेड बेटा रिसोर्सेज है। इसका बेटा फॉर्मूला क्या है, dn/dt इक्वल्स टू rn, dn/dt इक्वल्स टू rn। अगर आप बेटा इसको नॉर्मल लिखोगे तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, nt n नॉट ERT, ठीक है। nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ टाइम बाद, n नॉट यानी कि उस टाइम पे बिगनिंग में कितनी थी, r क्या है बेटा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। ये हर किसी पॉपुलेशन का अलग अलग होता है इंट्रिंसिक रेट, ठीक है। ये बेटा उस पर निकलता है कि कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन के अंदर कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, उसके ऊपर निकलता है। ई क्या है बेटा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, dn/dt अपॉन rn, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा व्हाट, जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, दैट इज रियलिस्टिक, यानी कि हमारे बेटा रियलिस्टिक कर्व ग्रोथ मॉडल यही है, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलेंगे इसको, वर्स्ट पर्ल कर्व बेटा अलग अलग नाम है, लेकिन आपको याद रखना सब इसी के ही नाम है। सिग्मोइड कर्व है, दिख रहा है ना, सिग्मोइड शेप्ड का, और इसको एस शेप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डीएन। पहले तो बेटा रिसोर्सेज कैसे थे, बहुत अनलिमिटेड थे, तो बड़ी 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 जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एक टाइम पे बेटा क्या कांस्टेंट आ गई, फिर पॉपुलेशन बेटा नहीं बढ़ती। क्या है बेटा इसका, dn/dt rn k-n अपॉन k। ये बेटा इसके अंदर स्पेशल चीज एक इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज के। के क्या है बेटा, यहाँ पे है कैरिंग कैपेसिटी। क्या है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी। अगर बेटा भी आपको पता है अंबानी की शादी हुई थी, अंबानी के मतलब लड़के की शादी हुई थी, तो वहां पे बेटा इतने ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। अगर उन्होंने 500 लोगों को भी इनवाइट करा है, अगर उनकी पार्टी में 1000 लोग भी आ गए तो भी वो खाना खिला सकते थे। वो क्या, उनकी कैरिंग कैपेसिटी है। हमने बेटा कोई भी शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करा तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई कितने लोगों के लिए प्लेटें लगानी है, यानी कि हम बोलते हैं 100-200। तो वो क्या है बेटा, किसी भी जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है। ऐसी बेटा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर उसकी कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है। अ गिवन हैबिटेट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोगों को वो सपोर्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। अगर उससे ज्यादा ग्रोथ बढ़ती है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, वहां पे स्पीसीज मर ही जाएंगी, दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ठीक है। बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और उसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स जो कि आप लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करोगे, बिल्कुल भी बेटा आप लोगों को अफोर्ड नहीं करना है, छोड़ना, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लड़ रही हैं, दोस्त की तरह रह रही हैं, एनिमी की तरह लड़ रही हैं, देखते हैं, है ना, देखते हैं। तो वो क्या है बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, प्रेडिएशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसिलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। इनके बेटा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक बेटा एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूंगी,
ठीक है, एक बार देख लेंगे। प्रेडिएशन क्या, म्यूचुअलिज्म के अंदर देखेंगे बेटा ये वो इंटरेक्शन है जिसके अंदर दोनों ही स्पीसीज को क्या फायदा हो रहा है, फायदा, इसको भी फायदा इसको भी फायदा। सेकेंड इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में बेटा क्या, जाहिर सी बात है कि दोनों को नुकसान ही है, दोनों को क्या है बेटा, कॉम्पीट कर रहे हैं ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉम्पीट कर रहे हैं, दोनों को नुकसान है, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज बेटा प्रेडिएशन, प्रेडिएशन के अंदर बेटा क्या, एक किसी को खा रहा है, जिसको खा रहा है, जो खा रहा है वो तो फायदे में है, और जो बेटा मर गया वो क्या है, नुकसान में, एक फायदे में और एक नुकसान में। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म की बात करेंगे, ये एक फायदे में एक नुकसान में, लेकिन आप लोग इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैरासिटिज्म बेटा क्या, क्लोज एसोसिएशन में, क्लोज एसोसिएशन में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अभी दिखाऊंगी डिटेल में, इसके एग्जांपल्स बताऊंगी तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कमेंसिलिज्म में बेटा एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ रहा है, एकदम न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है, अगर तुम रहते हो तो बढ़िया है, नहीं रहते तो और भी बढ़िया है, वो वाली कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म के अंदर बेटा एक को नुकसान है और दूसरा न्यूट्रल है, उसको बोल रहे हैं भैया तुम्हें फायदा है नुकसान है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो एक एक करके बेटा इनके एग्जांपल्स देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे कैसे इंटरेक्शंस ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर रख रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रेडिएशन, प्रेडिएशंस के अंदर आप लोग देखोगे कि एक प्रेडिएटर होता है और एक प्रे होता है जो कि उसको किल करता है, जैसे कि लायन है, वो बेटा प्यारे से जो कि सुंदर सा दिखता है, कौन, हिरन, उसको खा जाता है, प्रे खा जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा प्रेडिएटर्स की, अगर बेटा प्रेडिएटर्स अगर होते ही नहीं, मानो हमने अपने इकोसिस्टम में से शेर को हटा दिया तो क्या होगा बेटा, प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यानी कि जितने भी हिरन थे उनको कोई खाने वाला नहीं है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो अच्छी बात तो नहीं है ना किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होना। दूसरी बात, जैसे ही उनकी बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उनको खाने को भी ज्यादा चाहिए होगा और ज्यादा पेड़ पौधे खाएंगे, यानी कि जंगल को बेटा खत्म कर देंगे और स्पीसीज की डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा प्रेडिएटर की, पहली बात तो प्रे की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहती है, कंपटीशन बेटा अमंग द प्रे कम हो जाता है, यानी कि मानो जिराफ और जिराफ के, ये अगर हिरन है, हिरन के बीच का कंपटीशन कम हो जाएगा, मानो अगर लायन नहीं रहे तो सारे के सारे हिरन की पॉपुलेशन बढ़ गई और एक टाइम ऐसा आएगा वो दोनों आपस में कॉम्पिटिट करेंगे, एक पेड़ बचेगा, आपस में वो बोलेगा नहीं से मैं खाऊंगा, वो बोलेगा नहीं से मैं खाऊंगा, समझ रहे हो, तो वो आपस में बेटा क्या कॉम्पीट करेंगे और स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा जितने भी प्रे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको हिरन बताया, उनके अंदर कुछ कुछ अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि अपने आप को बचाते हैं कि हमें कोई ना खाए, भाई अपने सर्वाइवल के तो बचाना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तभी तो आप लोग जिंदा रहोगे, तभी तो वो सारे के सारे एनिमल जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पे बेटा कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, जो कि प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स को कोई खाए ना, अपने आप को बेटा सुरक्षित रखने के लिए वो प्रकृति ने उनको कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म दिए। पहला है बेटा प्रे स्पीसीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स, कौन कौन से, कैमोफ्लेज कलर टू द अवॉइड बीइंग डिटैच, यानी कि जैसे आपने गिरगिट देखा है, गिरगिट बेटा पत्ती के ऊपर बैठता है तो ग्रीन कलर कर लेगा ताकि उसे बाहर से कोई प्रेडेटर पहचाने ना, और वो कैमोफ्लेज हो जाता है, अपने एनवायरमेंट में जैसा घुल मिल जाता है ताकि अलग से ना दिखे, उसे कोई खाए ना। सेकंड बेटा सम प्रोड्यूसर्स पॉइजनस केमिकल्स लाइक कार्टरिक, ग्लाइकोसिडेज, निकोटीन, क्विनीन एक्सेट्रा अगेंस्ट हर्बीवोरस। बेटा कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं ताकि उनको कोई एनिमल खाए ना, ठीक है। कौन से, कैरेटिक, ग्लाइकोसाइड, निकोटीन, क्विनीन, जो भी हर्बीवोरस है, जितने भी लोग प्लांट खाते हैं। सम आर वेरी डिस्टेस्टफुल, एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई। और कुछ बेटा अगर किसी ने उसको खा भी लिया तो बहुत डिस्टेस्टफुल है, मतलब उल्टी सी आ जाएगी खा के, जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई खाने में बहुत कड़वी है, तो उसको जो भी खाएगा वो खाना ही नहीं पसंद करेगा, भाई टेस्टी पनीर वनीर तो पसंद है सभी को। सम हैव थॉर्न्स, और कुछ के पास बेटा क्या है, कांटे हैं, फॉर एग्जांपल एक्केसिया। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है प्रेडिएशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जी किसका, कॉम्पिटिशन के बारे में। अगर आप लोग बेटा किसके बारे में बात करोगे, कॉम्पिटिशन के बारे में देखोगे तो इसमें बेटा क्या बोल रहा है, व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि कंपटीशन के अंदर बेटा क्या हो रहा है, जब दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्पीट कर रही है, आपस में कंपटीशन हो रहा है क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसमें दोनों स्पीसीज सफर करेंगे। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर, जैसे कि अभी मैंने आपको हिरन में बताया, हिरन और हिरन के अंदर कंपटीशन हो रहा है,
ठीक है, विद अदर स्पीसीज, और इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि एक ही स्पीसीज में, और इंटर स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन। एग्जांपल बेटा क्या है, गैलापागोस आइलैंड व्हेन गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड द टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग कैपेसिटी ऑफ द गोट्स। तो बेटा समझिए गैलापागोस आइलैंड में क्या हो रहा था कि वहां पे टॉर्टोइस थे और गोट्स को वहां पे छोड़ दिया, तो बेटा गोट्स ने क्या किया, सारे के सारे वहां के प्लांट्स खा गए, बेचारे कछुए क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, कॉम्पिटिशन तो हो रहा है ना, दोनों को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे, कैनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बर्नालस डोमिनेट द इंटरडियल एरियाज एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बर्नाल क्लैंथियस फ्रॉम दैट जोन्स। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बेटा यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminate eventually। बेटा गॉस प्रिंसिपल ये बोलता है जब भी कोई भी स्पीसीज कॉम्पीट कर रही है आपस में, जब भी बेटा कॉम्पीट कर रही है किसी सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही है, तो बेटा जो डोमिनेंट है वो इजीली सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि एक हमेशा डोमिनेंट रहेगा और एक हमेशा क्या, इंफीरियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में बेटा क्या हो रहा है, एक तो एक क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे की वजह से, जू है, जू बेटा हमारी स्किन के ऊपर बालों के अंदर रहती है, क्या है बेटा, पैरासिटिज्म है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, दो टाइप की, एक है बेटा कौन सा, एक्टो पैरासाइट, दूसरा है एंडो। एक्टो यानी कि बॉडी की सरफेस के ऊपर, जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर रह रही है, वो क्या है बेटा, एक्टो पैरासाइट। एंडो यानी कि बॉडी के अंदर पैरासाइट है। ठीक है, जैसे कि लाइस हो गया, जू हो गई, टिक्स हो गई डॉग्स की, ये क्या है, एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट यानी कि लिवर फ्लूक, लिवर के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के, प्लाज्मोडियम, सैल्मोनेला, टाइफी। थर्ड बेटा क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये एक स्पेशल टर्म है। ब्रूड पैरासिटिज्म में आप लोग देखोगे कि कोयल क्या है बेटा, अपने अंडे कौए के नेस्ट में डाल देती है और कौआ बेटा अपना अंडा समझ के उनको अपने बच्चे समझ के उसको पालता है, यानी कि कोयल कितनी तेज है, कितनी तेज है ना, इसी का बस यही एग्जांपल है। पैरासाइट लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल एग्स ऑफ कुकी, कोकू लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। नेक्स्ट इज बेटा कमेंसिलिज्म, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। बेटा दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा और एक को फायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा एपीफाइट, एपीफाइट के अंदर देखोगे कि ऑर्चिड ग्रोज ऑन मैंगो ट्री फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। एपीफाइट बेटा छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो मैंगो ट्री के ऊपर बेटा क्या उगते हैं, उनसे उनको क्या मिलता है, शेल्टर मिल रहा है, लेकिन मैंगो ट्री को तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, वो न्यूट्रल है। सेकंड बेटा बर्नाकल, बर्नाकल बेटा छोटी सी ऑर्गेनिज्म है, वो बड़ी वाली शार्क के ऊपर बैठ के घूमती है, शार्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बैठ के घूमना है, घूम ले। ठीक है, ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल टू मूव डिफरेंट प्लेसेस, सॉरी वेल के ऊपर। ठीक है, थर्ड वन इज क्लाउन फिश। क्लाउन फिश देखिए निम्मो वाली मूवी जो कि ऑरेंज कलर की थी, बड़ी प्यारी सी थी, वो बेटा बड़ी बड़ी घासों के बीच में छुप जाती थी ताकि उसको कोई ढूंढे ना। तो क्लाउन फिश को तो फायदा हो रहा है, घासों को थोड़ी कोई फायदा हो रहा है यार। ठीक है, फाइंड शेल्टर इन बिटवीन टेंटिकल्स ऑफ द सी एनेमोन। सी एनेमोन क्या है बेटा, वो जो समुद्री जो घासें होती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय द प्रेडिएटर्स। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म यानी कि जहां पर दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिटेड है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन हो गया, आप सभी को पता है। ठीक है, माइकोराइजा हो गया, फंजाई एंड प्लांट्स के रूट्स के बीच में पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, उसको और एग्जांपल्स देखोगे, फीमेल वास्प यूजेस फ्रूट फॉर एग लेइंग साइट एंड डेवलपिंग सीड्स विद इन फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। बेटा फीमेल जो वास्प होती है वो फ्रूट को यूज करती है उसके ऊपर अपने क्या अंडे देने के लिए, और फ्रूट्स को बेटा क्या मिलता है, नरिशिंग इट्स लार्वा, आपस में इंटरलिंक्ड है। फिफ्थ बेटा एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डेसिएट। इसमें बेटा क्या होता है, Mediterranean orchid orchids to get pollinated by species of bee. One petal of its flower resemble to the female of the bee. Bee pseudo copulate with orchid plant and help pollination. बेटा एक बी है, ठीक है, और एक फ्लावर है। जो फ्लावर है वो पंखड़ी ऐसे बनाता है कि बी को लगता है कि वो फीमेल बी है, वहां पे बैठी है, वो वहां पे जाके क्या कॉपुलेशन कर लेता है, उसको फायदा हो जाता है, उसको प्लेजर मिल जाता है। ठीक है, और प्लांट को क्या मिलता है, उसको पॉलिनेशन मिल जाता है, पॉलिनेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सारे के सारे एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, आई होप बेटा आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा एंड आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे होगे। सारा का मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है बेटा, पूरा का पूरा बेटा एनसीईआरटी से भी ज्यादा ही पढ़ाया है, यानी कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। ठीक है,
बेटा अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, या फिर हमारी अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बेटा मेरी खुद की कम्युनिटी है, मैं वहाँ पे डाल दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। वहाँ पे साक्षी तोमर नाम की कम्युनिटी है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम, एंड आई होप कि आप सब लोग मन लगा के पढ़ रहोगे। बाकी बेटा एक और चीज, अगर आप लोगों को कैसा भी डाउट है, कैसी भी दिक्कत है, तो ये बेटा मेरा मेल ID आप लोग बेटा मेरे को मेल कर सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग, दैट इज sakshi.tomar@adda247.com। अगर आपको लग रहा है कि मैम कौन सा कोर्स लेना चाहिए, हम लोग बायो वाले, तो ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है, तो आप लोग बेटा इस पे मेरे को कर सकते हो मेल रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग योर मतलब एनीथिंग। तो कैसा भी कोई डाउट है, कोई भी PDF नहीं मिल रही है किसी भी क्लास की, तो आप लोग मुझसे इस पे मांग भी सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।